प्रधानमंत्री 25 जुलाई को यूपी के एनडीए सांसदों से पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। पीएम ने एनडीए के 10 ग्रुप बनाए हैं, जिनमें पीएम अलग अलग इन सभी ग्रुप के सांसदों से मुलाकात करेंगे। हर ग्रुप में 35 से 40 सांसद हैं। सांसदों से विकास और केंद्र की योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही आगे की रणनीति पर एनडीए के ये सांसद किस तरह से काम करेंगे, एक दूसरे का साथ निभाते हुए, गठबंधन धर्म निभाते हुए कैसे चुनाव में उतरेंगे, उस तरीके पर भी विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री सीधे ही इन सांसदों से मुलाकात करेंगे, यानी कि बीजेपी के तमाम सांसद से तो मुलाकात होगी ही, दूसरे दलों के वो सांसद जो कि अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं, उन सभी से मिलेंगे बारी बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर एक ग्रुप से मिलेंगे, 10 ग्रुप हैं टोटल, और हर ग्रुप में 35 से 40 सांसद हैं, जिनसे मुलाकात प्रधानमंत्री करेंगे। योजनाओं को लेकर और आगे की रणनीति को लेकर यह विचार विमर्श और चर्चा होगी। दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनूप, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि एनडीए के सांसद और बीजेपी के सांसद, प्रधानमंत्री सीधे उनसे मुखातिब होंगे, आगे की रणनीति साझा भी की जाएगी और साथ ही साथ बता दिया जाएगा उन्हें कि कैसे काम करना है। यूपी से शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, मैं इनका आपको बता दूं कि मानसून संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है। हालांकि हंगामेदार रहा है, लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले एनडीए की बैठक हुई थी, ऐसे में एनडीए किस तरह से आगे काम करेगी, इसको लेकर अब रणनीति जो है बननी शुरू हो गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनिशिएटिव लिया है और जो सांसद हैं, चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में सारे सांसद दिल्ली में मौजूद रहेंगे और किस तरीके से आगे विधानसभा और लोकसभा की तैयारियां करनी है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 ग्रुप बनाए हैं, जिसमें सारे एनडीए के सांसद होंगे। तकरीबन 30 से 35 से 40 सांसद एक ग्रुप में होंगे। सबसे पहली बैठक 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सांसदों की होनी है, जिसमें एनडीए के तमाम सांसद मौजूद रहेंगे। और जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की तैयारियों का जायजा तो जरूर लेंगे। इसके अलावा जो केंद्र की योजनाएं हैं, उसको किस तरीके से सांसद जमीन तक पहुंचाते हैं, उस पर उनसे फीडबैक लिया जाएगा। ये तो जिम्मेदारी भी तय की जाएगी सांसदों के लिए, जो बीजेपी के सांसद हैं या फिर वो दूसरे दलों के सांसद हैं जो अब एनडीए के साथ हैं। अनूप, एक और सवाल है आपसे। 10 ग्रुप बनाए गए हैं, 35 से 40 सांसद हर ग्रुप में हैं, तो ग्रुप बनाने का जो तरीका है उसके पीछे क्या ध्यान में रखा गया है? क्या क्षेत्रवार ग्रुप बनाए गए हैं, राज्यवार बनाए गए हैं? क्योंकि यूपी में तो अकेले बीजेपी के ही सांसद 40 से ज्यादा हैं। बिल्कुल, देखिए, ये जो ग्रुप बनाए गए हैं वो क्षेत्रवार तरीके से बनाए गए हैं। जो पहले दिन की बैठक होगी उसमें उत्तर प्रदेश का एक ग्रुप होगा, इसके अलावा नॉर्थ इंडिया का एक ग्रुप होगा, और ये हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 ग्रुप, यानी कि जो एनडीए सांसदों का जो ग्रुप बनाया गया 35 से 40 सांसदों का, उसके हर ग्रुप के 2 ग्रुप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। इसके अर्थ ये समझ सकते हैं कि अगर एनडीए का एक ग्रुप 35 का है तो लगभग 2 ग्रुप में उत्तर प्रदेश के सारे सांसद, यानी कि एक दिन में कम से कम 70 से 80 सांसदों से मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री। आप बने रहे हमारे साथ। अनूप, एक और बड़ी खबर आज की, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर थोड़ी देर में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सुनवाई होनी है, थोड़ी देर में फैसला आना है। कुछ देर पहले बृजभूषण शरण सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बृजभूषण को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। अब देखना है कि बृजभूषण पर कोर्ट आगे क्या फैसला कोर्ट की ओर से लिया जाता है। और इस मामले में पहलवानों के वकील ने जमानत का विरोध किया है। इनका कहना है कि बृजभूषण बहुत ही पावरफुल इंसान है, राजनीतिक तौर पर बहुत प्रभावशाली हैं और वो इस केस को प्रभावित कर सकते हैं। अनूप गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आना है जमानत पर कि आगे जमानत दी जाए ना दी जाए, और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह से भी बृजभूषण की मुलाकात। इस मुलाकात में क्या बात रही और इसका क्या इस केस से ही लेना देना है या कुछ और वजह भी रही?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक तरफ ये पूरा जो मसला है वो कोर्ट में चल रहा है और सभी को इंतजार है कि बृजभूषण शरण सिंह को जमानत आगे मिलती है या फिर आगे उनको किस तरह से सामना करना पड़ता है लॉ का। दूसरी तरफ चूंकि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, ऐसे में आज वो संसद भवन पहुंचे थे बृजभूषण शरण सिंह और वहां पर अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। अमित शाह के वो चैम्बर में गए, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अमित शाह से मुलाकात हुई। हालांकि आपको बता दूं कि उस बैठक में किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, इस बात की चर्चा तो बाहर नहीं हो पाई। लेकिन जब बैठक के बाद वो बाहर आए तो बड़ी गर्मजोशी के साथ सभी पत्रकारों से मिले हैं। तो कह सकते हैं कि उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव दिख रहा था। लेकिन देखना होगा कि आगे कोर्ट इस पूरे मसले पर जो उन पे तमाम आरोप लगाए गए हैं उस पर क्या फैसला लेती है। जी धन्यवाद अनूप, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। शाहजहांपुर में एसपी के पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की दुकानों पर हथौड़ा चला। यहां अवैध निर्माण तोड़ दिए गए। इस दौरान पूर्व विधायक की अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी हुई है। आपको बता दें, पूर्व विधायक रोशन लाल ने चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ एसपी ज्वाइन कर ली थी। थाना निगोही के पतराजपुर इलाके में ये कार्रवाई हो रही है। रोशन लाल वर्मा जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया था और समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए थे। अवैध निर्माण पर एक्शन देखने को मिला है। आज कार्रवाई हुई है प्रशासन की ओर से, जिस दौरान नोकझोंक भी पूर्व विधायक की अधिकारियों के साथ हुई। इधर प्रयागराज कोर्ट ने हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष रहे कमलेश तिवारी हत्याकांड में आरोप तय कर दिए हैं। हत्या में शामिल 2 मुख्य आरोपियों समेत 13 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई प्रयागराज में हो रही है। 18 अक्टूबर 2019 को कमलेश तिवारी की दिन दहाड़े हत्या हुई थी। तो ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब कमलेश तिवारी अपने दफ्तर में बैठे हुए थे और उन पर हमला हुआ था और जिसमें उनकी जान चली गई थी, जिसके बाद ये वीडियो सामने आया था और इसी मामले में प्रयागराज कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और अगली खबर अमरोहा से, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी गौ तस्कर जख्मी हुआ, जबकि उसका एक भाई अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। घायल गौ तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और कंटेनर बरामद किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि NH 9 पर 2 संदिग्ध एक कैंटर के साथ खड़े हैं। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, बदमाशों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की। गौ तस्कर नसीम संभल का रहने वाला है और वो अपने भाई के साथ मिलकर आवारा पशुओं की तस्करी करता था। इसके खिलाफ गैंगस्टर समेत 19 मुकदमे दर्ज हैं। आज रात्रि लगभग 20 बजे मुखबिर की सूचना पर थाना राजापुर पुलिस द्वारा हाईवे पर निपनिया रोड के पास एक कैंटर को रोकने का प्रयास किया गया था। इसमें उसके द्वारा कुछ फायरिंग की गई। जो फायरिंग में वो घायल हुआ है। उसका नाम हसीन सरों की गिरार है, जो कि पूर्व के मुकदमों को वांछित चल रहा था और जिस पर इसमें 15 मुकदमे दर्ज हैं और इसके पास एक अवैध तमंचा 315 बोर 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बाराबंकी में पुलिस पर हमले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके ऊपर 20,000 रुपए का इनाम है। सिपाही पर 1 हफ्ते पहले उसने चाकू से हमला किया था। जानलेवा हमला था ये। घायल बदमाश को बाराबंकी जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। आज अहमदपुर रोड पर पुलिस से उस घटना में वांछित चल रहे इनामिया बदमाश रवि की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। जब उसको रुकने के लिए कहा गया तो पुलिस पार्टी ने फायरिंग किया। आज पश्चात पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भेजा गया है। यहाँ पे मौके पर एक बैग मिला है, जिसमें आज भी वो कटर है जो बिजली के तार और काटने में लोग यूज करते हैं, और वो चाकू भी रखा फिर जो उससे हमला किया था, और तमंचा भी मिला है 315 बोर का। ये सारी चीज़ें फोरेंसिक टीम भी यहाँ पे आ गई है और उनके इलाज की भी व्यवस्था की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
इधर इटावा जिले की बसरेहर पुलिस ने फ्री में पैन कार्ड बनाने का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक इस गैंग ने देश भर में हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की। गैंग के सदस्यों के पास से 1000 के ऊपर सिम कार्ड और इतने ही आधार कार्ड मिले हैं। पुलिस ने गैंग के सरगना आशीष तोमर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। आरोपों के मुताबिक गैंग के सदस्यों ने लखनऊ, कानपुर, इटावा, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और गुजरात के लोगों को ठगी का शिकार बनाया। पुलिस बसरेहर पुलिस जनपद इटावा को एक टिप ऑफ मिलता है, एक सूचना मिलती है, जिसके आधार पर बसरेहर थानाध्यक्ष बेचन सरोज अपनी टीम के साथ सक्रिय होते हैं और चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति पकड़ा जाता है। वो व्यक्ति आशीष तोमर पकड़ा जाता है। वो आशीष जब पकड़ा जाता है तो उसके पास से जो है कुछ ऐसे कागजात, कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसके आधार पर पुलिस को शक होता है। तो पुलिस से कड़ाई से पूछताछ करती है। तो कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान वो स्वीकार करता है कि वो 1000 के आसपास उसके पास सिम है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपने कब्जे में उनका जो अंगूठा लगवा करके, जो अंगूठा होता है, जो फिंगरप्रिंट लेते हैं जहां पर जिस मशीन से। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच ने दिल्ली पुलिस के फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। आरोपों के मुताबिक वो खुद को दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर बताकर लोगों से अवैध उगाही करता था, साथ ही अवैध कब्जा कराने का भी काम करता था। उसके पास से पुलिस ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की वर्दी और फर्जी आई कार्ड बरामद किया। लोनी थाना क्षेत्र से उसे गिरफ्तार किया गया।